अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज हम क्रिमिनोलॉजी के सेक्शन 2 के पार्ट 2 पे आ चुके हैं, जो कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे है। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्रिमिनोलॉजी का बहुत अहम जो है वो हिस्सा माना जाता है, और सीएसएस के क्वेश्चन पेपर्स में और पीएमएस के क्वेश्चन पेपर्स में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे लाजमी एक क्वेश्चन होता है। तो हमने कोशिश की है कि इसको वाइडली कवर किया जा सके, तो इसलिए हमने डिफरेंट आर्टिकल्स डिफरेंट बुक्स में से रेफ़र करके आपके लिए इस स्लाइड को, इस पीपीटी को तैयार किया है। तो आइए देखते हैं कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होंगे। तो जी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें पुलिस का रोल क्या है, उसके बाद जुवेनाइल कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, प्री ट्रायल, ट्रायल और सेंटेंसिंग क्या चीज़ें होती हैं, और इसमें कौन से स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो बदेर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जी, ये है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और अडल्ट सिस्टम में डिफरेंस। अब नीचे एक डेफिनेशन दी हुई है, डिफरेंशिएट किया गया है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को और अडल्ट सिस्टम को, कि द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज बेसिकली द यूथ वर्जन ऑफ अडल्ट सिस्टम विथ स्लाइटली डिफरेंट रूल्स and a different purpose. While the purpose of adult system is to punish, the juvenile justice system's goal is to rehabilitate the youth that enter into the system. अब इसकी गहराई को छोड़ के अगर हम सिंपल करें, इसे सिंप्लीफाई करें, तो ये है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो होता है उसका मकसद यूथ को रिहेबिलिटेट करना होता है, जबकि अडल्ट सिस्टम में जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्हाट शुड आई से, कि वो जो लोग अडल्ट सिस्टम में क्रिमिनल्स होते हैं तो उनको पनिश करना और उनको बिहाइंड द बार लाना, और उनका एक प्रॉपर जुडिशल सिस्टम होता है। उस जुडिशल सिस्टम के ज़रिए उनकी जो है उनके बारे में फ़ैसला किया जा सकता है। तो सिंपली जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में पनिशमेंट तो बहुत कम होती है, पर मगर इसका जो मकसद होता है वो यूथ को रिहेबिलिटेट करना होता है, और जबकि यूथ में और अडल्ट सिस्टम में जो कि है वो क्रिमिनल्स को सज़ा देना और उसको बिहाइंड द बार्स लाना होता है। तो ये सिस्टम है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और अडल्ट सिस्टम में, यही डिफरेंस है। तो जी, ये है एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का क्राइम रिपोर्ट्स लेके डिटेन या रिलीज़ करने तक का प्रोसेस, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे वैसे भी। तो ये एक जस्ट एक ग्राफ बना हुआ है, जस्ट एक ट्री बना हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। तो आइए हम पहले इसके पोर्शन पे चलते हैं। द रोल ऑफ पुलिस इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। अब पुलिस का क्या रोल है इसमें? सबसे पहले कोर्ट रेफरल्स। पुलिस अब सिंपली आप ये चीज़ समझिए कि कोर्ट रेफरल्स को पुलिस डील करती है। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर्स जनरली ब्रिंग इन और समन यंग ऑफेंडर्स टू द पुलिस डिपार्टमेंट्स जुवेनाइल डिवीजन एंड क्वेश्चन फिंगरप्रिंट बुक एंड इफ नेसेसरी डिटेन देम। अब सबसे पहले पुलिस उनको एक जुवेनाइल की जो प्रिजन में जो डिवीजन्स बनी होती हैं वहाँ लाते हैं, उनको क्वेश्चन करने के लिए या उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो डिटेन करने के लिए। और दूसरी जो चीज़ है वो ये करते हैं कि जो यूथ लाए गए हैं उधर, उनको क्या कोर्ट में पेश करना चाहिए या वहीं पे ही केस को निपटाया जा सके। दूसरी बात, वो कोर्ट रेफरल्स से रिलेटेड जो है पुलिस ऑफिसर्स ये चीज़ करते हैं। अब तीसरी चीज़ इसको ही बता रही है कि जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो कोर्ट्स में लाए जाते हैं 83% यूएस से, जब पे अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस ट्रिब्यून
पाकिस्तान के तकरीबन जो हैं 90 to 95 केसेस जो होते हैं वो कोर्ट लाए जाते हैं, क्योंकि उन पे स्ट्रिक्ट जो है वो लॉ बना हुआ है। लॉ बना तो नहीं हुआ, मगर ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट, जो पुलिस पे ट्रस्ट डेफिसिट है, उसकी वजह से जो है वो पुलिस ऑफिसर्स भी जो होते हैं वो इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं। इस वजह से वो अपनी गर्दन में से ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके उनको कोर्ट्स ले आते हैं। तो ये है कि कोर्ट्स में केसेस लाए जाते हैं। अब सेकंड चीज़ जो है स्टेटस ऑफेंसेस। अब स्टेटस ऑफेंसेस को पुलिस मैन किस तरह से डील करते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स हैंडल नॉन क्रिमिनल बिहेवियर नोन एज स्टेटस ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग जुवेनाइल्स। अब कौन से पुलिस ऑफिसर्स डील करते हैं? स्कूल स्किप करना, घर से भाग जाना, कर्फ्यूज़ को वायलेट करना, उनको भी जो होते हैं हैंडल करना होता है, पुलिस का काम होता है। और उसके बाद जो है पुलिस ऑफिसर्स उन क्रिमिनल्स को अलेज्ड जो होते हैं जिनको पकड़ा जाता है उनको या उनके पेरेंट्स या गार्डियंस का भी उनकी भी इंटेरोगेशन करते हैं, उनके भी इंटरव्यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रीच द कोर पर्पस ऑफ दोज क्राइम्स या दोज ऑफेंसेस। तो ये भी पुलिस का काम होता है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का ये भी रोल होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोटेक्टिव सर्विस। अब प्रोटेक्टिव सर्विस कैसे कि वो लोगों को क्राइम से, उन जुवेनाइल से, स्टेटस ऑफेंडर्स से प्रोटेक्ट करना भी जो है पुलिस का काम होता है। अब फॉर जुवेनाइल्स पुलिस प्रोटेक्शन माइट कॉल फॉर रिमूविंग चिल्ड्रेन फ्रॉम एन अब्यूजिव होम और ट्रांसपोर्टिंग देम टू अ शेल्टर और हॉस्पिटल इफ़ दे हैव बीन अबंडन्ड। अब ये है कि जहाँ पे वो बच्चे इनसिक्योर होते हैं, उनकी इनसिक्योरिटी का चांस होता है, तो वो उस वहाँ पे उन बच्चों को जो है वो वहाँ से ले आते हैं और अपने कस्टडी में या किसी भी जो होते हैं एक शेल्टर होम में, या किसी अगर बीमार होते हैं तो उनको हॉस्पिटल्स में लाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। और उसके बाद एजुकेशन। अब एजुकेशन किस तरह से, पुलिस ट्रेनिंग की बात यहाँ पे हो रही है कि पुलिस ऑफिसर्स समटाइम पार्टनर विद एजुकेशन ऑफिशियल्स एंड टीचर्स टू डिटर क्रिमिनल बिहेवियर अमंग यंगस्टर्स। अच्छा सॉरी, वो पॉइंट आगे है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये स्कूल्स में जाके यूथ से मिलते हैं और उनको जो हैं या टीचर्स से मिलते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर को जज करने के लिए। ऑफिसर्स विजिट क्लासरूम्स एज इनवाइटेड गेस्ट टू वार्न स्टूडेंट। अब ये दूसरी बात, उनको एक्सटेंशन लेक्चर्स में बुलाया जाता है, उनको जो है स्कूल इंतज़ामिया जो होती है वो बुलाती है, किस चीज़ के लिए? स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए, उनको वार्न करने के लिए, किस चीज़ से जो भी वो गलत काम करेंगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस वो उनको बताते हैं। कि जैसे ड्रग्स लिया उन्होंने, अनजान लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होना और सारी चीज़ें, वो उनके जो है नुकसानात और उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स उनको बताते हैं। अब उसके बाद अरेस्ट अल्टरनेटिव्स होते हैं कि अरेस्ट एंड डिटेंशंस आर नॉट द ओनली चॉइसेस पुलिस ऑफर जुवेनाइल ऑफेंडर। सिर्फ अरेस्ट नहीं करते, वो उन जुवेनाइल्स को, उस यूथ को अपने पास बुलाते हैं, उनकी क्वेश्चनिंग के लिए उनको वार्निंग दे के छोड़ा जाता है, या उनके पेरेंट्स को वार्निंग दे के छोड़ा जाता है। और तीसरी चीज़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत अहम है, आपको इस चीज़ को वहाँ पे कोट करना एक अच्छी एक चीज़ समझा जाएगा। वो है कि ऑफिसर्स ओकेजनली रेफर जुवेनाइल्स टू अ बिग ब्रदर बिग सिस्टर्स प्रोग्राम। अब जो है बिग ब्रदर और बिग सिस्टर प्रोग्राम क्या होता है? एक सर्विस होती है बिग ब्रदर और बिग सिस्टर प्रोग्राम, अ यूथ सर्विस ब्यूरो, अ मेंटल हेल्थ फैसिलिटी और सोशल सर्विस एजेंसी फॉर रनअवेज व्हेन
ऑफिसर्स रेफर यंग ऑफेंडर्स टू जुवेनाइल कोर्ट, प्रोबेशन ऑफिसर्स टेक ओवर दीज केसेस। अब उन बच्चों को जो है ऐसी सर्विसेज में भी लाया जाता है ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन हो सके। तो इसके बाद वही ट्रेनिंग वाली बात आ जाती है, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। अब पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे, उनको स्किल्स सिखाए जाएं यूथ को डील करने के लिए। अब यहाँ पे टॉप 5 एरियाज़ होते हैं जहाँ पे समझा जाता है कि पुलिस को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कि सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, बुलिंग हो गई, साइबर बुलिंग हो गई, गैंग एक्टिविटी, सेक्सुअल, फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़ हो गया, या क्रोनिक क्रिमिनल बिहेवियर हो गया। अब ये जो है लिखा गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस सर्वे 2011 में कि ये 5 चीज़ें हैं जिनमें पुलिस को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये पुलिस ट्रेनिंग की भी बात हो रही है। तो 6 चीज़ें थी इसमें पुलिस के रोल में। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस। अब जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस के से पहले हम अगर समझें कि जुवेनाइल कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस क्या होती हैं। वो जुरिस्डिक्शन कोर्ट की ये होती है कि एक चिल्ड्रेन के लिए कोर्ट बनी होती है, उनकी रिहेबिलिटेशन को प्रमोट करती है, और वो बच्चों के और एज़ वेल एज़ जो सोसाइटी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो उसके बाद प्रोसेस में सबसे पहले पटिशन आ जाती है। अब पटिशन क्या चीज़ है कि द प्रोसिक्यूटर रिव्यूज़ पुलिस रिपोर्ट्स एंड देन डिसाइड्स वेदर टू फाइल अ पटिशन चार्जिंग द यूथ वेन ऑफेंस। अब यहाँ वहाँ पे प्रोसिक्यूटर जो होता है उस रिपोर्ट को रिव्यू करता है कि क्या इस बच्चे पे, इस यंग मैन पे जो है पटिशन चार्ज हो सकती है या नहीं। अब पटिशन कौन कौन दाखिल कर सकते हैं? ये जो है पेरेंट्स दाखिल कर सकते हैं, गार्डियंस कर सकते हैं, स्कूल वाले कर सकते हैं, कि जो भी चीज़ जो स्टेटस ऑफेंसेस में आ जाती है तो ये जो है स्टेक होल्डर्स हैं वो पटिशन दाखिल कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि द कोर्ट कैन टेक जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेटस ऑफेंडर्स बट कैन नॉट अपॉन इनिशियल डिस्पोजिशन सेंटेंसिंग प्लेस द यूथ इन डिटेंशन और रिमूव द यूथ फ्रॉम होम। अब ये नहीं होता कि पहले ही एक मतलब उसमें कोर्ट जो है बच्चे को डिटेन कर दे, उन पे सेंटेंसिंग लागू कर दे, या उनको अपने घर से उठा के ले ले और किसी अदर देन पेरेंट्स में रहा है। तो ये नहीं होता शुरुआत में, सबसे पहले ही हम मतलब फर्स्ट स्टेप ये नहीं होता कोर्ट का कभी भी, स्पेशली जुवेनाइल कोर्ट्स। तो पेटिशन के बाद प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है। अब इस हियरिंग में क्या होता है कि द फर्स्ट कोर्ट हियरिंग वेयर द यूथ इज़ एडवाइज्ड ऑफ चार्जेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू अ कोर्ट अपॉइंटेड अटॉर्नी। सबसे पहले प्रिलिमिनरी आप उसको प्राइमरी समझ सकते हैं कि कोर्ट का प्रोसेस होता है जहाँ पे अगर बच्चे की तरफ से कोई मतलब नहीं होता तो कोर्ट अपॉइंट करती है अटॉर्नी को। द कोर्ट डिटरमाइंस वेदर देयर आर सफिशिएंट फैक्ट्स टू सपोर्ट द चार्ज एंड विल ईदर ऑथोराइज द पटिशन और डिसमिस द पटिशन। अब ये होता है कि वो एग्जामिन करते हैं कि क्या एग्जामिन करते हैं, वो देखते हैं कि क्या ये पटिशन जो है उसको ऑथोराइज़ किया जाए या उसे डिसमिस किया जाए। और ये फैक्ट्स पे होता है, अगर फैक्ट्स स्ट्रॉन्गर होते हैं अगेंस्ट द चाइल्ड तो पटिशन दाखिल हो जाती है, वरना वो डिसमिस की जाती है। अब इन सम केसेस इफ द कोर्ट ऑथराइजेज द पिटीशन अ प्ली मे बी इंटर्ड एंड द केस विल मूव ऑन टू द डिस्पोजिशनल सेंटेंसिंग फेस। अगर ऑथराइज हो गई पिटीशन तो आगे प्रोसेस चलेगा। अब दूसरी चीज़ है कि इसके कंट्रेरी वाइस वर्सा ये है कि इफ़ द पिटीशन इज़ ऑथोराइज्ड एंड अ प्ली इज़ नॉट एंटर्ड
द कोर्ट विल शेड्यूल अ नेक्स्ट हियरिंग कॉल्ड प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस। अब पटिशन तो ऑथोराइज हो गई मगर प्ली इंटर नहीं किया गया तो नेक्स्ट हियरिंग तक प्रोसेस चला जाता है, जिसे प्री ट्रायल हम करते हैं। तो इसके बाद प्री ट्रायल आ जाता है। अब प्री ट्रायल क्या चीज़ है? प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस, अब इसका काम है कि टू डिटरमाइन इफ़ द केस कैन बी रिजॉल्व बाय प्ली और इफ़ अ ट्रायल इज़ नेसेसरी, कि प्ली के थ्रू जो है केस को रिजॉल्व किया जा सकता है या ट्रायल ज़रूरी है। अब ये जो प्ली है वो एक टेक्निकल टर्म है, एक फॉर्मल लॉ का टर्म है कि प्ली है कि अ लॉ a formal statement by or on behalf of a defendant or prisoner stating guilt, या तो वो गिल्ट अपना तस्लीम करे और innocence in response to a charge। अब जब वो बच्चा जो होगा वो अगर अपना गिल्ट कन्फेस करता है तो वहाँ पे वो केस रिजॉल्व हो जाता है, या वो अपनी इनोसेंस की बात करता है कि मैं इस केस में इनोसेंट हूँ। तो मतलब वो इस तरह से दो चीज़ें होती हैं। तो प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस का काम ही यही है कि वो मतलब डिसाइड करते हैं कि वेदर के केस को ट्रायल की तरफ लिया जाए या बस प्ली के ज़रिए ही उसे रिजॉल्व किया जाए। अब यूजुअली द प्रोसिक्यूटर विल मेक एन ऑफर ऑफ अ रिड्यूस चार्ज। अब ये इस तरह से होता है कि प्रोसिक्यूटर के यूथ को बोलता है कि आप अपना जो है अपना जो ऑफेंस है वो आप कन्फेस कर लें कि ठीक है हमने ये कन्फेस किया है, तो आपको छोटी मोटी सज़ा दी जाएगी और वो ताकि वो एडमिट कर सके। तो ये इस तरह से प्रोसिक्यूटर काम करता है। अब यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर क्या होता है कि द प्रोबेशन ऑफिसर usually advise what disposition will be recommended at that point. The youth who may or may not have an attorney can make the decision to admit the guilt or go to trial. अब यहाँ पे ये होता है कि किसी के पास अटार्नी नहीं होता तो उनको बोलते हैं कि ठीक है आप जो हैं अपना गिल्ट जो है वो तस्लीम करते हैं या ट्रायल की तरफ जाएं हम। यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर उस बच्चे को जो है वो एडवाइस करता है। अब एडजुडिकेशन सॉरी अब ये कब होती है? एडजुडिकेशन जो होती है इट अकर्स व्हेन द यूथ प्लीड्स गिल्टी और इज फाउंड गिल्टी एट अ ट्रायल। एडजुडिकेशन भी एक टेक्निकल लॉ का टर्म है जिसका मतलब है कि फाइनल वर्डिक्ट, जजमेंट, रूलिंग। कि एन एडजुडिकेशन इज अ लीगल रूलिंग और जजमेंट usually final, but it can also refer to the process of settling a legal case or claim through the court or justice system। तो एक फाइनल वर्डिक्ट को हम जो है एडजुडिकेशन करते हैं कहते हैं। तो उस एडजुडिकेशन के मुताबिक जो है उस बच्चे को, उस यूथ को जो है गिल्टी या इनोसेंट जो है वो तस्वर किया जाता है और बताया जाता है कि ये जो यूथ है वेदर ही और शी इज़ गिल्टी और इनोसेंट। अब द ट्रायल कैन बी अ बेंच ट्रायल वेयर द जज और रेफरी will listen to witness, testify, review and any documents or other evidence given at the trial, then decide whether the youth is guilty or not। वही बात है एजुडिकेशन में बच्चे को गिल्टी या इनोसेंट की वर्डिक्ट देना। उसके बाद डिस्पोजिशन आ जाती है। अब इफ़ द यूथ इज़ फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जेस अ डिस्पोजिशन और सेंटेंसिंग हियरिंग अकर्स। अब उस बच्चे की जो है वो डिस्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है अगर वो रिस्पॉन्सिबल कंसीडर किया जाता है कि वो जो बच्चा है वो इस ऑफेंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब डिस्पोजिशन भी एक टेक्निकल टर्म है जिसकी मीनिंग है कोर्ट फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ अ केस आर इशू। तो ये है डिस्पोजिशन की मीनिंग। अब प्रायर टू द डिस्पोजिशन हियरिंग
प्रोबेशनर ऑफिसर अब ये काम करता है प्रोबेशनर ऑफिसर्स, एक तो इन्वेस्टिगेट द यूथ्स बैकग्राउंड बाय इंटरव्यूइंग द यूथ, फैमिली मेम्बर्स, स्कूल अथॉरिटीज़ एंड अदर्स। सबसे पहले वो इंटरव्यू करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। उसके बाद जो है असेसमेंट करता है कि यूथ को किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। अब ये जब कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश कर देता है। कौन? प्रोबेशन ऑफिसर। उसके बाद आता है कि कोर्ट्स फिर क्या करती हैं। अब एक चीज़ करती हैं कि यूथ को वार्म करती हैं और जुरिस्डिक्शन को ख़त्म कर देते हैं। कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो बच्चे को वार्न करके वो ख़त्म कर देते हैं। या दूसरी बात, प्लेस द यूथ ऑन प्रोबेशन वेयर टर्म्स ऑफ प्रोबेशन कैन इंक्लूड। अब कौन से होते हैं? काउंसलिंग हो गई, सब्सटेंस अब्यूज़ ट्रीटमेंट हो गई, स्कूल प्रोग्राम्स, कम्युनिटी सर्विसेज हो गए। तो वो बच्चा जो होता है वो मतलब वो बाउंड होता है कि ये सारी जो उन पे वो रिहेबिलिटेशन के जो मेजर्स लिए जाते हैं कि वो उन मेजर्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो और उसके ऊपर जो है प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है वो उस पर निगरानी रखता है कि वेदर ही इज़ अबाइडिंग by the jurisdiction or by the orders of the court। उसके बाद तीसरी चीज़ कोर्ट कर सकता है टू डिटेन द यूथ को डिटेन करना, कि वो पेरेंट्स को ऑर्डर कर सकता है टू पार्टिसिपेट इन ट्रीटमेंट और नॉट एक्ट इन वे हार्मफुल टू द यूथ, या जो है वो फाइन भरवाता है यूथ से, उसके पेरेंट्स से। छठी चीज़ कि यूथ को या पेरेंट्स को फाइन भरवाता है, वही बात है जैसे कि प्रोबेशन डे ट्रीटमेंट प्रोग्राम हो गया, डिटेंशन कॉस्ट हो गई, या दूसरे जो कोर्ट के प्रोग्राम्स होते हैं, या जो अटॉर्नीज़ अपॉइंट किए जाते हैं उनकी फ़ीस जो है वो उस यूथ से या जो है पेरेंट्स से भरवाए जाते हैं। उसके बाद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। जुवेनाइल कोर्ट जज। अब द जज इज़ पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द केस। अब ये क्या करता है? एविडेंस को सुनता है, उसके बाद डिसीशंस लेता है हर केस के। दूसरा जो चीज़ है वो बेलिफ है। बेलिफ क्या है? द बेलिफ कीप्स ऑर्डर इन कोर्ट रूम में ऑर्डर मेंटेन करता है। इफ़ द यूथ इज़ इन डिटेंशन द बेलिफ में आल्सो एस्कॉर्ट द यूथ इनटू द कोर्ट रूम। अब एस्कॉर्ट का यहाँ पे मतलब है कि वो यूथ के साथ होता है कोर्ट रूम के अंदर। उसके बाद अटॉर्नीज़ आ गए। अटॉर्नीज़ सबसे पहले कौन से हैं? यूथ्स अटॉर्नी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, पब्लिक डिफेंडर जिसे हम बोलते हैं सबसे पहला। अब एवरी यूथ हैज़ अ राइट टू एन अटॉर्नी इफ़ यूथ्स फैमिली कैन नॉट अफोर्ड। अब अगर यूथ खुद या उसकी फैमिली अटॉर्नी को अपॉइंट नहीं करते तो वो कोर्ट जो है एक लॉयर जो है अपॉइंट करते हैं, किसके लिए? उस यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद मेंटल हेल्थ एडवोकेट, ये भी एक किस्म का अटॉर्नी होता है। दिस इज़ एन अटॉर्नी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू रिप्रेजेंट द यूथ इफ़ इट अपीयर्स दैट। अब वो क्या करते हैं? वो इंश्योर करते हैं कि क्या वेदर उस यूथ के साथ कोई मेंटल इश्यू है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या कोई डिसेबिलिटी है या नहीं। ये भी कोर्ट की तरफ से एक अटॉर्नी पेश किया जाता है या जो है अपॉइंट किया जाता है, मेंटल हेल्थ एडवोकेट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर भी जो है होते हैं। ये भी एक किस्म का अटॉर्नी है। दिस अटॉर्नी प्रोसिक्यूट्स द यूथ फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। अब ये क्या करता है? ये स्टेट को, सिटीजन्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है पब्लिक सेफ्टी को लेके। अब यूथ सर्विस अटॉर्नी का क्या काम है? द यूथ सर्विस अटॉर्नी रिप्रेजेंट्स OJJS
interest at disposition and post disposition hearing. He is not associated with either the district attorney or youth attorney, या यूथ सर्विसेज अटॉर्नी जो है वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट फाइल करता है कोर्ट में मॉडिफिकेशन के लिए, यूथ की डिस्पोजिशन को मॉडिफाई करने के लिए। तो जी ये था आज हमारा टॉपिक 2 था हमारा सेक्शन 2 का, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। होपफुली आप सबको समझ आ चुका होगा। कंसंट्रेट करें इस पे और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे इसी सेक्शन के एक और टॉपिक के साथ जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके साथ हाज़िर होंगे। मेंटेन योर नोट्स। और लॉ को लेके एक आपके लिए एक जो है सजेशन, ब्रॉदरली सजेशन, वो ये है कि जब भी कोई लॉ रिलेटेड टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं CSS में, क्रिमिनोलॉजी हो गया, आई लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, तो लॉ का मतलब ये है कि आप डिफरेंस जो हैं सेक्शंस या रूल्स के बारे में बात करें। जस्ट इंग्लिश लिख के ना आए, ये जो टेक्निकल जॉर्गन्स होते हैं उनको यूज़ करें वहाँ पे। जैसे क्रिमिनोलॉजी को लेके हम करते हैं जुरिस्डिक्शन हो गया, डिस्पोजिशन हो गया, एडजुडिकेशन हो गया, तो ये इस किस्म के जॉर्गन्स होते हैं। हमेशा किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उनसे पहले जो है आप उनकी टेक्निकल जार्गन्स को जो बुक के एंड में लिखे हुए होते हैं उनको पढ़ा करें, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्योंकि बाज़-औक़ात ये होता है कि नॉलेज जो भी एस्पायरेंट लिख के मतलब पेपर अटेम्प्ट करता है, उनके पास नॉलेज होती है, वो उस टॉपिक के बारे में नो हाउ लाजमी रखता है, मगर वहाँ पे मैटर क्या करता है, क्या चीज़ जो है वो आप लोगों को दूसरों से डिस्टिंक्ट बनाती है, वो वही चीज़ है कि आप उनको, अगर टेक्निकल कोई सब्जेक्ट है तो उनको टेक्निकलिटी के साथ लिखते हैं। तो ये जो क्रिमिनोलॉजी है ये एक लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो आपने इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पुट करेंगे तो आपको अच्छी मार्क्स मिलेंगी। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे इंग्लिश लिख के आएंगे तो जो पेपर सेटर होगा, आपका पेपर चेकर होगा, वो डिसअपॉइंट होगा आपकी राइटिंग से। तो काइंडली इन चीज़ों को देखा करें। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो उसके जार्गन सबसे पहले पढ़ा करें। जैसे कि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स देखी हैं क्रिमिनोलॉजी को लेके, तो उनका यही सबसे ज़्यादा इशू होता है कि वो जार्गन्स को फरामोश कर देते हैं। जार्गन सिंपली टेक्निकल टर्म्स, या जैसे हम बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके जो वोकेब होती है वो काइंडली उनको देखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।